हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, एक बार फिर मार्केट 26,000 के ऊपर है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स इसको लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं दिख रहे हैं। और मार्केट में कुछ ऐसी खिचड़ी पक रही है जो लिक्विड ऑक्सीजन की तरह काम कर रही है। यानी कि लिक्विड रिटेल पोर्टफोलियोज को जीने नहीं दे रहा है और ऑक्सीजन रिटेल पोर्टफोलियोज को मरने नहीं दे रहा है। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। तो हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स इस रैली से खुश नहीं नजर आ रहे हैं? क्योंकि उनके पोर्टफोलियोज लगातार ब्लीड कर रहे हैं। और क्यों ब्लीड कर रहे हैं वो लगातार हम आपके साथ शेयर भी कर रहे हैं। पिछले 4-5 दिनों से अगर हम मार्केट को देखें, मंडे से लेकर आज तक, तो मार्केट में मोटा मोटा हम वहीं पर आ गए जहां से हमने स्टार्ट किया था। लेकिन अगर इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो वहां पर कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही है। अगर आप टॉप के 1550 स्टॉक्स को अगर एनएससी से उठाएंगे, उसमें 50% स्टॉक्स नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं। आधे से ज़्यादा स्टॉक्स नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं। और जो नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं वो 5-5, 6-6, 10-10% के स्टॉक्स गिर रहे हैं। और जो चढ़ रहे हैं उसमें मॉडेस्ट गेन हमें देखने को मिल रहा है। और ये कोई नया खेल नहीं है, ये खेल काफी टाइम से चल रहा है। अब ये खेल आगे और भी बड़ा बनने वाला है। तो आइए इस खेल को थोड़ा हम समझते हैं। तो इस मार्केट में जो सबसे ज्यादा ब्लीड कर रहे हैं वो स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स ब्लीड कर रहे हैं। अगर लार्ज कैप को हम देखें तो मोटा मोटा वो वहीं पर हैं और ब्रॉडर मार्केट को ज़्यादातर स्टॉक्स अंडर परफॉर्म भी कर रहे हैं। अगर हम स्मॉल कैप्स की बात करें, इस साल 2025 में 9% अभी भी स्मॉल कैप इंडेक्स डाउन है। पिछले 2 सालों से हम देख रहे थे कि स्मॉल कैप इंडेक्स जो है निफ्टी को, ब्रॉडर मार्केट्स को आउट परफॉर्म कर रहा था पिछले 2 सालों से लगातार। और इसी वजह से काफी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ने उसमें जबरदस्त तरीके से पोजीशंस बनाई। और अभी नवंबर में हमने देखा कि सभी मार्केट्स ऑल टाइम हाई को टच कर रहे थे। स्मॉल कैप इंडेक्स और निफ्टी ने भी ऑल टाइम को हाईज को टच किया। लेकिन अगर आप देखिए वहां पर सिचुएशन क्या है कि 73%, अगर आप टॉप के स्टॉक्स को अगर लेंगे तो 73% स्टॉक्स ने निफ्टी को अंडर परफॉर्म किया। और इसमें से ज्यादातर स्टॉक्स आपको नेगेटिव में देखने को मिल रहे हैं। और काफी कम स्टॉक्स ही ऐसे हैं, 10% से कम, जिन्होंने ब्रॉडर मार्केट को आउट परफॉर्म किया है। तो एक तरफ हमारे जो बेंचमार्क इंडाइसेस हैं वो लगातार ऊपर जा रहे हैं। इनफैक्ट किसी भी इंडाइसेस को अगर आप देखेंगे वो ऑल टाइम हाई पे जा रहे हैं। लेकिन ब्रॉडर मार्केट, ज़्यादातर स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, ब्लीड कर रहे हैं, उसमें भारी लॉसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो मार्केट में एक ज़बरदस्त पोलराइजेशन हमें देखने को मिल रहा है। एक दुनिया चमक धमक वाली और एक दुनिया जहां पूरी तरीके से अंधेरा है। और इसमें अक्सर रिटेल इन्वेस्टर्स इस प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं क्योंकि उनके पोर्टफोलियो लगातार ब्लीड कर रहे हैं। अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें तो यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है? अब देखिए निफ्टी की अगर आप पीई मल्टीपल्स की बात करेंगे, 21-22 के आसपास चल रहा है, जो कि 10 ईयर्स का एवरेज है। एवरेज निकालने की एक प्रॉब्लम क्या होती है, अगर पिछले 3-4 सालों से अगर आप देख रहे हैं पी हाई पी पर ट्रेड हो रहा है, आपका एवरेज ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। लेकिन फिर भी चलिए अगर हम इस बात को मान लेते हैं कि वो 10 ईयर एवरेज के आसपास के पीई पे ट्रेड हो रहे हैं, इसे आप फेयर वैल्यूएशन मान लेते हैं। लेकिन अगर मिड कैप और स्मॉल कैप में अगर आप जाके देखेंगे तो वहां पर अलग सिचुएशन देखने को मिल रही है। मिड कैप इस वक्त करीब 29 पी पे ट्रेड हो रहा है, इनका 10 ईयर का एवरेज 23 है। और स्मॉल कैप 25 पी पे ट्रेड हो रहा है, इसका 10 ईयर का एवरेज 16 है। तो यहां पर सिचुएशन क्या है? ब्रॉडर मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, लगातार ऊपर जा रहे हैं और उनकी वैल्यूएशन को आप कुछ हद तक जस्टिफाई भी कर सकते हैं। लेकिन स्मॉल कैप, जहां पर मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स आर अंडर परफॉर्मिंग, वो अभी भी हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहां पर और भी करेक्शन का स्कोप है। और जहां तक निफ्टी के वैल्यूएशंस की है, देखिए इसको लेकर भी बहुत ज्यादा हमें कंफर्ट फीलिंग नहीं आनी चाहिए। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। अगर आप आज के दौर में देखें तो हमारी इंडस्ट्री काफ़ी पीछे चल रही है, कोई नया इनोवेशन नहीं आ रहा है। एआई के फील्ड में पूरी तरीके से हम फ्लॉप शो हैं। और वहीं
जो दुनिया के मार्केट्स हैं, ताइवान है, हैंगसेंग है, नास्डैक है, वहाँ पर अगर हम देखें तो वहाँ पर नए न्यू टेक्नोलॉजीज के टर्म में काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है। अगर आप हमारे नेबरिंग अगर हैंगसेंग से कंपेयर कर लेते हैं, जो कि हमारा एक तरीके से पेयर है, वहाँ का मार्केट 13 पी पे ट्रेड हो रहा है, हमारा मार्केट 23 पी पे ट्रेड हो रहा है। जीडीपी का ग्रोथ आप बेशक दिखा दीजिए, लेकिन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, हमारे कॉरपोरेट इंडिया इंक के प्रोडक्शन है और वहाँ के परफॉर्मेंस में तो कोई ऐसी ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो प्रश्न ये है कि हम कब तक 22-23 का पीई कमांड करेंगे। एक टाइम था जब चाइना के स्टॉक्स, हैंगसेंग के स्टॉक्स ये भी 20-22 पीई कमांड करते थे, लेकिन जैसे जैसे इनकी ग्रोथ कम होती गई, इनके इकॉनमी में सैचुरेशन आता गया, मार्केट ने इसे कम पीई देना शुरू कर दिया। तो प्रश्न ये है कि कब तक हम जो 22-23 की पीई कमांड करेंगे। अगर अगले 2 क्वार्टर पे हमारी इंडस्ट्री ने परफॉर्म नहीं किया तो मुझे नहीं लगता कि हम इस पीई को सस्टेन कर पाएंगे। दूसरी चीज़ हमें समझने वाली बात यह है कि एफआईआईज तो लगातार सेल कर रहे हैं और सेलिंग इसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि वैल्यूएशंस फेयर नहीं है। वो क्यों चाइनीज़ मार्केट और हांगकांग मार्केट में जा रहे हैं और हमारे मार्केट में पैसा नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि इस ग्रोथ पर ये वैल्यूएशन को जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल है। हाँ, डीआईआईज ये मार्केट को अभी भी ओवर वैल्यूड करके रखे हैं क्योंकि इनके पास ज़बरदस्त तरीके से कैश भरा हुआ है और कैश को इनको यूटिलाइज करना है। जिस दिन एफआईआई एग्रेसिवली सेलिंग करना शुरू करेंगे उस दिन मार्केट का बबल पूरी तरीके से फट जाएगा। और ऐसा ही एक बबल हमारी जो ग्रोथ स्टोरी थी, जो ईएमएस सेक्टर था, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था, जिसमें ये कायंस और इस तरह की कंपनी आती थी, ऐसा लगता है कि वहाँ का बबल अब फटता हुआ जा रहा है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये एक हाई ग्रोथ सेक्टर था, काफ़ी कंपनीज को जो फ़ायदा मिल रहा था गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का, सब्सिडीज़ का, और ये रैपिडली एक्सपैंड कर रहे थे। और हम जानते हैं कि एक्सपेंशन के लिए कैपिटल चाहिए होता है, लेकिन जब आपके सेल्स नहीं बढ़ते हैं, आप कब तक जो है पैसा उठाकर मार्केट से ग्रो करेंगे? और जब आपकी ग्रोथ कम होने लगती है और आपको नंबर्स अभी भी अच्छे दिखाने हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम ग्रोथ नहीं दिखाएंगे तो हमारा जो बबल है वो बर्स्ट हो जाएगा, तब आप फिर अपने अकाउंट्स में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करते हैं। और वैसा ही कुछ क्लूज यहाँ पर हमें मिलते हुए दिख रहे हैं, जिसके बारे में कोटक सिक्योरिटीज ने कहा है कि कुछ वहाँ पर अकाउंटिंग में इश्यूज हैं। तो उन्होंने कुछ अकाउंटिंग और साथ में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में कुछ अनसिस्टेंसीज को उन्होंने पिन पॉइंट किया है कि ऐसा हो सकता है। और इसका इम्पैक्ट सिर्फ एक कंपनी पे नहीं है, ये उन्होंने कायंस के बारे में कहा था, लेकिन इसका इम्पैक्ट अब पूरे इंडस्ट्री, पूरे सेक्टर पर होता हुआ हमें दिख रहा है। तो कायंस टेक्नोलॉजीज के बारे में जब ये कहा गया, जब ये बात निकल कर आई, तो उसका इम्पैक्ट डिक्सन पे भी हमें देखने को मिला और कुछ और कंपनीज पे भी ऐसा ही हमें देखने को मिला। करीब 10 से 30% के बीच इनके स्टॉक्स गिर गए। और अगर इसको हम आइसोलेशन में भी देखें तो मेजर प्रॉब्लम क्या है इस इंडस्ट्री की? मेजर प्रॉब्लम ये है कि अब इनके यहाँ कैश फ्लो की प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, हमें एक चीज़ को समझना पड़ेगा कि कोई कंपनी अगर प्रॉफिटेबल है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास कैश हो सकता है। मैं कंपनी चला रहा हूँ, मैं कंपनी बैलेंस शीट पर बहुत बड़ा प्रॉफिट दिखा सकता हूँ, इसके बावजूद भी मेरे बैंक में पैसे ज़ीरो हो सकते हैं। इसलिए कैश फ्लो की फिगर्स को देखना बहुत ज़रूरी है। तो इनके कैश फ्लो के इश्यूज़ आ रहे हैं, वर्किंग कैपिटल के इश्यूज़ आ रहे हैं, जिसकी वजह से अब ये फर्दर एक्सपेंशन नहीं कर पाएंगे। और कभी भी अगर सरकार की तरफ से कुछ पॉलिसीज़ को अगर चेंज किया गया तो इनको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो जो ये गुब्बारा भरा हुआ था वो अब ऐसा लगता है कि उसकी हवा धीरे धीरे निकल रही है। और इसीलिए दोस्तों, मैं लगातार हर बार हमेशा आपके साथ शेयर करते हैं हम कि बबल पर नहीं जाना है, सिर्फ ग्रोथ स्टोरी पर नहीं जाना है, कंपनी के फंडामेंटल्स पे ही हमें पैसे लगाने हैं। और ऐसा ही एक बबल हमने टू व्हीलर, इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर के बारे में देखा, जिसमें
जो बार बार जिसमें आग लग रही है, वहाँ पर भी इसी तरीके की खबरें आ रही हैं कि उनके अकाउंटिंग के इश्यूज हैं, ऑडिटिंग के कुछ कुछ इश्यूज आ रहे हैं। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। अब देखिए, यही कहानी हमें यूएसए में भी होती हुई दिख रही है और वहाँ पर भी यही चीज़ कही जा रही है। तो ये पैटर्न होता है पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का, हाइप को एनकैश करने का। और आप देखिए, एक एक करके यूएस में भी एआई के स्टॉक्स में भारी फॉल हमें देखने को मिल रहा है। हमने एनवीडिया में देखा कुछ दिन पहले, हमने मेटा में भी देखा, और अभी कल ऑरेकल के स्टॉक्स में भी हमें भारी गिरावट देखने को मिली। तो ये जब बबल बनता है तो बबल कहाँ जाकर फटेगा ये कहना मुश्किल होता है, लेकिन जब फटता है तो बहुत गंदा फटता है। और ये आपको जब फटता है तो काफी सारे मेजॉरिटी ऑफ लोगों को अपने अंदर ये फंसा चुका होता है। जून 2024 को अगर आप निफ्टी में पैसे लगाते तो आज आपके रिटर्न्स बनते सिर्फ 6.5%, और अगर आप बुल ट्रैक 2024 पोर्टफोलियो में पैसे लगाते तो आज आपको दुगने से भी ज्यादा रिटर्न मिलता। और गौर करने वाली बात यह है कि पिछले दिनों जो मार्केट में हमें ब्लड बाथ देखने को मिला, उस ब्लड बाथ में भी हमारे पोर्टफोलियो ने लगातार पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाए। और ये कोई तुक्का नहीं है, क्योंकि ऐसे ही शानदार रिटर्न्स हमने अपने 2021 पोर्टफोलियो में भी अपने सब्सक्राइबर्स को दिए थे। 2021 के पोर्टफोलियो में 21 में से 7 स्टॉक्स ने 100% से भी ज्यादा पीक रिटर्न्स दिए और 15 स्टॉक्स ने 50% से भी ज्यादा रिटर्न्स दिए। और कई स्टॉक्स जैसे कि भेल एंड कोचिन शिपयार्ड्स मल्टीबैगर साबित हुए। तो आखिर हम ऐसा कैसे कर पाए? Being a SEBI registered RA, I can tell you, सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को सिलेक्ट करने से ही आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में रहेगा ऐसा जरूरी नहीं। उसके साथ टेक्निकल, क्वांटिटेटिव और डेटा एनालिसिस भी जरूरी होती है। सबसे जरूरी है कि आप स्टॉक को किस प्राइस पर खरीद रहे हैं, और इसीलिए हर स्टॉक को जो हम बुल ट्रैक पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं उसे गुजरना पड़ता है बुल ट्रैक इन हाउस रिसर्च के 10 स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया से, ताकि आपको मिले एक शानदार स्टॉक एक शानदार प्राइस में। तो देर किस बात की, आज ही सब्सक्राइब करिए बुल ट्रैक पोर्टफोलियो को हमारी वेबसाइट bulltrack.in को विजिट करके, या स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से हमसे कांटेक्ट करिए। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. तो ये जो मार्केट में पोलराइजेशन हो रहा है, यानी कि मार्केट न्यू हाइस पर जाएगा और मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स नीचे रहेंगे, अंडर परफॉर्म करेंगे, जिसकी वजह से रिटेल के पोर्टफोलियोज ब्लीड करेंगे। ये जो कुछ हो रहा है ना, ये अभी मुझे लगता नहीं कि रुकने वाला है। इसकी 2 और वजह मैं आपको बताता हूँ। पहला कि अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि जो पेंशन फंड्स के रेगुलेटर्स हैं उन्होंने कहा है कि अब प्राइवेट जो फंड्स होते हैं वो भी मार्केट में पैसा लगा पाएंगे। वो रिटेल में भी, रियल एस्टेट में भी लगा पाएंगे, एआईएफ में भी लगा पाएंगे, गोल्ड में भी लगा पाएंगे, सिल्वर में भी लगा पाएंगे। और अभी उन्होंने जो टॉप 250 स्टॉक्स के को भी अलाउ कर दिया है कि इसमें भी आप लगा पाएंगे, ETF में भी आप लगा पाएंगे। तो हमें ध्यान में रखना है कि ये जो पेंशन फंड का टोटल कैपिटल है करीब 1 लाख करोड़ का है। अब अगर ये पैसे लगाएंगे इक्विटी मार्केट में तो ऑब्वियसली ये जो बड़े स्टॉक्स हैं उसमें लगाएंगे और मार्केट को ये और चढ़ाएंगे, और वही पैटर्न हमें आने वाले दिनों में और देखने को मिलेगा। इसलिए चढ़ते मार्केट को अगर आप देख रहे हैं और उसके बेसिस पर लगा रहे हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए। मुझे नहीं पता कि ये जो लॉ चेंज किया गया है पीएफ का पैसा मार्केट में लगाने का, क्या जो पीएफ अकाउंट होल्डर है उससे इसका कंसेंट लिया गया है। अगर उसे मार्केट में पैसा लगाना है तो वो खुद से भी लगा सकता है, किसी फंड में लगा सकता है, लेकिन इस तरीके से पीएफ में फोर्स करना लोगों को, फिर उसके पैसे को उसके बिना कंसेंट के मार्केट में लगाना, मुझे नहीं लगता कि ये सही है। और हमने यूएस में ऐसा होता है, हमने देखा है। और जब वहाँ पर मार्केट गिरता है ना तो लोगों के जो जितने पेंशन फंड होते हैं वो सब ज़ीरो हो जाते हैं, क्योंकि वो मार्केट से लिंक्ड होते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो मेहनतकश लोग हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, पैसे जमा रहे हैं, पीएफ में लगा रहे हैं, शायद ये फेयर नहीं है। और
उनके कंसेंट लेकर, अगर वो कहते हैं कि नहीं ठीक है आप मेरा पैसा लगाइए, तभी लगाना चाहिए। ये मेरा इंडिविजुअल व्यू है, मैं गलत हो सकता हूँ और आप मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, जरूर अपना फीडबैक शेयर करिए। दूसरा जो फैक्टर है जो इस खेल को और पोलराइज करेगा वो ये है कि जो रशिया का पैसा है, जो रशियन ऑयल हमने खरीदा, वो पैसा अभी इंडिया में ही है, क्योंकि उसको डॉलर में कन्वर्ट करके बाहर ले जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है बिकॉज ऑफ सैंक्शंस। क्योंकि स्विफ्ट सिस्टम में अगर हमने वो ट्रांजैक्शंस किए तो हमें भी यूएस से ब्लैकलिस्ट कर देगा। तो इसलिए अब उनका पैसा, काफ़ी सारा पैसा इंडिया में है। और अब पुतिन साहब के आने के बाद एक कुछ नया इनिशिएटिव लिया गया है और अब ऐसी खबरें हैं कि वो पैसा भी अब मार्केट में लगाने को अलाउ किया जाएगा। उस पैसे का एक फंड बनेगा, मोस्ट लाइकली एक डीआईआई बनेगा, तो वो डीआईआई का पैसा भी मार्केट में जाएगा, जो कि इस मार्केट को और भी ज़्यादा पोलराइज करेगा। और हम जानते हैं कि कितना ऑयल का पैसा वहाँ पर है। मुझे अभी फ़िलहाल मेरे पास फिगर्स नहीं है कि रशियन ऑयल का कितना पैसा है और कितना मार्केट में आ सकता है। ये सारा कुछ जो है आपके टॉप के स्टॉक्स में जाएगा। तो इसलिए ये खेल अभी और चलेगा, कब तक चलेगा ये देखने वाली बात है। और कई ऐसे ट्रिगर्स हैं, ऐसे 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 बॉम्ब्स हैं, ऐसे टाइम बॉम्ब्स हैं जो वेट कर रहे हैं। क्लॉक इज टिकिंग और हमें देखना है कि कब फटता है। और ये जो पिछले दिनों हमें सेलिंग देखने को मिली, ऐसा लगता है कि ये उससे ही कनेक्टेड है। अब आइए दोस्तों, हम लगातार आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि ये जो हमें रैली मिली है ये गॉड गिफ्टेड है। हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कोर्स करेक्शन का, अपने पोर्टफोलियो को फिक्स करने का, और उसके तरह तरीके के हम जो उपाय हैं आपके साथ एक एक करके शेयर कर रहे हैं। तो आज मैं एक और ऐसा ही उपाय लेकर आया हूं कि अगर आप बैंक एनबीएफसीज का स्टॉक होल्ड करते हैं तो किन्हें रखना है, किन्हें नहीं रखना है। ऑब्वियसली आप देखेंगे कि क्या उसका बिजनेस है, उसको ऑब्वियसली आप स्टडी करेंगे, लेकिन मैं कुछ पैरामीटर्स आपके साथ शेयर करता हूं। इसको यूज़ करके आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या मुझे इसमें पोजीशन कम करनी है, बढ़ानी है, या इसे सेल करना है, या इसे ऐड करना है। कुछ डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प मिल सकती है। तो बैंक और फाइनेंस स्टॉक्स को आप जाकर, आजकल तो बहुत सारे टूल्स हो गए हैं, आप जाकर वहाँ पैरामीटर्स को चेक कर सकते हैं। मैं आपको पैरामीटर्स और वैल्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और उसके बेसिस पर आप डिसीजन ले सकते हैं कि स्टॉक में हमें क्या करना है। तो सबसे पहले ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, देखिए ये 15% से ज़्यादा होना चाहिए। इसके बाद नेट इंटरेस्ट मार्जिन NIM होना चाहिए। इसमें अगर आप देखें बैंक का क्या फिगर्स होती हैं तो 2.8 से 3.5, इससे ऊपर ही होना चाहिए। जितना ज़्यादा उतना अच्छा। अगर 2.8 से 3.5 के बीच में है तो मैं कहूँगा फेयर है, एक्सेप्टेबल है। इसके बाद एनपीए की फिगर्स का सही अंदाज़ा लग नहीं पाता है, वहाँ पर काफ़ी मैनिपुलेशन होता है। लेकिन मैनिपुलेशन के बावजूद भी अगर हम देखें तो ये लेस देन 2% होना चाहिए। और एनपीए में जिसे हम कहते हैं ना एवरग्रीनिंग, एक बड़ा कल्प्रिट है। काफ़ी इंस्टीट्यूशन इसे करती हैं और करते हुए पकड़ी भी गई हैं। CAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ये 15 से ऊपर होना चाहिए। कासा 45% होना चाहिए, इससे ऊपर होना चाहिए। और जो उनकी लोन ग्रोथ है, जो क्रेडिट ग्रोथ है, वो 10 to 12% के बीच में होना चाहिए। 10 to 13 तक भी आप जा सकते हैं, 15 से ऊपर किसी हालत में ना जाएं। उसकी वजह क्या है कि जब लोन ग्रोथ आप एग्रेसिवली ग्रो कर रहे हैं तो आगे जाकर डिफ़ॉल्ट का सामना करना पड़ेगा, स्पेशली जिस तरीके के हम जॉब मार्केट और इन्फ्लेशन की सिचुएशन में जी रहे हैं। और कम होगा तो आपको स्टॉक प्राइस में राइज कम मिलेगा। तो जो एक स्वीट स्पॉट होता है वो 10 to 12% के बीच में होता है। मैं कहूँगा मैक्सिमम 15% हो और नीचे की तरफ 10% हो। तो इन पैरामीटर्स को चेक करिए और उसके बेसिस पर डिसीजन लीजिए कि इसमें हमें पोजीशन को रिड्यूस करना है, कंप्लीटली एग्जिट करना है, या फिर पोजीशन को थोड़ा बहुत बढ़ाना है। अब भाई दोस्तों मार्केट की बात करते हैं। तो मार्केट में हमें थोड़ा बहुत अभी गिरावट देखने को मिली, 300-400 पॉइंट। उसके बाद हम वापस 26,000 के ऊपर आ गए। और जैसे कि मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया है कि ये महीना FII की थोड़ी लाइट एक्टिविटी रहेगी और आने वाले दिनों में और भी कम हो जाएगी। तो DIAs के लिए पूरा मौका है, क्योंकि सेलर नहीं होगा और वो बड़े क्वांटिटी में बाय करेंगे, तो मार्केट को हो सकता है थोड़ा और भी ऊपर
ले जा सकें। लेकिन हमें ध्यान में रखना है कि जब वो आएंगे और सेलिंग करेंगे तो क्या होगा। और दूसरी बात, जिस तरीके की एआई वर्ल्ड की खबरें आ रही हैं तो वहां पर अगर कुछ बड़ा होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। इसलिए अगर मार्केट्स अगले कुछ दिनों में और भी ऊपर चले जाते हैं तो हमें फिर भी बहुत ज़्यादा उसमें बह नहीं जाना है और अपने रूल्स के हिसाब से अपने शर्तों पर खरीदारी करनी है। ये मौका आपको मार्केट दे रहा है अपनी पोजीशंस को फिक्स करने के लिए, अपने पोर्टफोलियो को फिक्स करने के लिए। अब आइए बात करते हैं आज के मार्केट डेटा की। तो आज का मार्केट कैसा रहा। 12 दिसंबर है और वंस अगेन हम 26,000 के ऊपर आ गए हैं। पिछले 2 दिनों में करीब करीब हम 300 पॉइंट गेन कर चुके हैं। उससे पहले 3 दिनों में हमने करीब 350 पॉइंट्स को लूज किया, तो लगभग हमने पूरी रिकवरी कर ली है। वॉलेटिलिटी की पिक्चर अगर हम देखें तो बेटर लग रही है, ऐसा लग रहा है कोई फेयर नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं एफआई सेलिंग नहीं करेंगे तो सबसे बड़ा शेयर जो है मार्केट का वो नहीं है, डीआईआईज खरीद रहे हैं, उनके लिए पूरा मैदान खाली है। पुट कॉल रेशियो की अगर बात करें तो वहां पर काफी फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिल रहा है। हम 0.62 से बढ़कर वापस अब 1.13 पर आ गए हैं। तो 1.19 से 0.62 आए, 0.62 से 1.13 आए। वाइल ये पिछले 4-5 दिनों में ही ऐसा हुआ हम देख पा रहे हैं। विक्स की सिचुएशन भी वही बता रही है, नो फियर, मार्केट को कोई डर नहीं है। अब आइए ओआई एडिशंस की बात करते हैं। यहाँ ओआई में हमें क्या देखने को मिला, तो बहुत ही मॉडेस्ट एडिशन हुआ है। तो ट्रेंड वही चल रहा है कि जब मार्केट ऊपर जाता है तो ओआई ऐड नहीं होता है तो कम होता है, और मार्केट जब गिरता है तो ओआई काफ़ी ज़्यादा ऐड होता है। तो ऐसा लगता है कि आज बहुत ज़्यादा कोई लॉन्ग पोजीशंस ऐड नहीं हुई हैं। और अगर प्रीमियम को हम देखें, एक बार फिर हमें ड्रॉप देखने को मिला है। 115 से हम 101 पर आ गए हैं। नेक्स्ट मंथ के प्रीमियम में भी वही सिचुएशन देखने को मिल रही है। और टर्नओवर की अगर हम बात करें, सेम सिचुएशन, तो यहाँ पर काफ़ी मॉडेस्ट टर्नओवर रहा, मैं कहूँगा एवरेज से काफ़ी कम रहा। 86,000 करोड़ का, यानी कि कम टर्नओवर पर काम हुआ है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अच्छा है, पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं इसमें इंप्रूवमेंट है, विच इज़ अ गुड थिंग। इसके बावजूद भी हम देखते हैं, हमें देखना है कि हमारे पोर्टफोलियो पर इसका कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब अगर लेवल्स की बात करें तो कल के दिन मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हमारा 25,840 शॉर्ट का लेवल था। मार्केट उससे करीब 150 पॉइंट नीचे गया, फिर रिकवरी भी हो गई। अब ऐसे में क्या करना है, या तो हमें 25,840 जो हमारा एसएल था, हमें वहाँ पर पोजीशन काट देनी है ताकि हमें ज़ीरो लॉस हो। इसके बारे में हमने पहले आपके साथ शेयर किया था। अगर आप अभी भी पोजीशन कंटिन्यू कर रहे हैं तो बिना हेज के नहीं होना चाहिए। अगर आप बिना हेज के आप शॉर्ट बना के भी रखे हैं तो मुझे लगता है 26,115 आपका लास्ट होप है, इसके ऊपर पोजीशन नहीं होल्ड करनी चाहिए। रीजंस मैंने इस वीडियो में पहले आपके साथ शेयर किया। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।